एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर है सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर। ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग 2030 तक रियल एस्टेट सेक्टर $1 ट्रिलियन को टच कर जाएगा और कंट्रीब्यूट करेगा 13% से भी ज़्यादा इंडिया की जीडीपी में। 300 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में, 11 मिलियन के अराउंड वैकेंट हाउसेज है, पर फिर भी लोगों के पास घर नहीं है। इंडिया में इंटरनेट मोस्ट प्रेफर्ड मीडियम है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए। टोटल रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन का 50% ऑनलाइन मोड से किया जाता है। सो हेयर इज़ द वीडियो ऑन रियल एस्टेट और जानते हैं कैसे बना रियल एस्टेट सेक्टर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। चलिए रियल एस्टेट सेक्टर की कुछ हिस्ट्री जानते हैं पहले। एक इंसान का एक प्रॉपर्टी पर नेचुरल राइट होता है। ये कॉन्सेप्ट रोमन लॉ और ग्रीक फिलॉसफी में मिलता है। वो लोग नेचुरल लॉ को मानते हैं जिसके अकॉर्डिंग हर इंसान की एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। नेचुरल लॉ मतलब सिंपली जो एथिकल है, जो बाय रीज़न आता है। इसको आप लोग स्टडी कर सकते हैं और इसके बहुत सारे अलग अलग लोगों ने डेफिनेशंस दिए हैं। वेस्ट में ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट था आगे जाकर बहुत मजबूत होता चला गया। फिर 15th और 16th सेंचुरी के अराउंड यूनिवर्सल लॉ के बारे में और डिस्कशन बढ़ना शुरू हुआ। 1758 में एक ट्रीटीज़ आई। ये ट्रीटी जो थी ये काफ़ी फेमस। इस ट्रीटीज़ का नाम था द लॉ ऑफ टू नेशंस। उसके बाद 1803 में लुइसियाना परचेज जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील थी वो हुई, जिसकी वजह से यूएस जो है लुइसियाना टेरिटरी का ओनर बन गया। इस डील में ज़मीन लुइसियाना डिस्ट्रिक्ट खरीदी गई थी $15 मिलियन में फ्रांस से। सबसे पुरानी रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म जो है फिर वो इस्टेब्लिश हुई 1855 में शिकागो में, जिसका नाम था LD ओमस्टर्ड एंड कंपनी, पर अब उसका नाम बेयर्ड एंड वार्नर है। अब रियल एस्टेट सेक्टर यूएस में एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर बन चुका था, पर फिर आता है यूएस में स्टॉक मार्केट क्रैश 1929 में और ग्रेट डिप्रेशन, जिसकी वजह से रियल एस्टेट पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ा। कुछ समय बाद फिर 1968 में फेयर हाउसिंग एक्ट आ जाता है यूएस में, क्योंकि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनको घर नहीं मिलता था डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। एंड उसके बाद इंटरनेट रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट आता है 1999 में। लेकिन इंडिया का केस डिफरेंट था। ये हमने यूएस और वेस्ट की रियल एस्टेट और उसकी हिस्ट्री जानी। इंडिया के केस में सिनेरियो अलग। आर्यंस के लिए जानवर जो थे वो वेल्थ मेजर करने का तरीका थे, और जो लैंड थी वो उनके लिए एक बहुत प्रेशियस चीज़ थी, और कलेक्टिव लैंड में भरोसा रखते थे, ना कि पर्सनल प्रॉपर्टी में। यहाँ पर कलेक्टिव लैंड का कॉन्सेप्ट फॉलो होता था कि जो लैंड है वो सबकी है और सब मिलके उसको शेयर करेंगे। ऋषि जैमिनी के मीमांसा सूत्र से ट्रेसेस मिलते हैं कि कोई भी राजा अपनी मर्जी से गिव अवे नहीं कर सकता था लैंड, क्योंकि वो सबकी थी। ऐसे ही पोस्ट वैदिक बुक ऐत्रेय ब्रह्म में लिखा था कि जब विश्वकर्मा भुवन नाम के एक पर्सन ने पुरोहित्स को लैंड डोनेट करने की कोशिश की यज्ञ के लिए, तो प्रोटेस्ट किया गया उनके खिलाफ, जो कि इस चीज़ को शो करता है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहले था ही नहीं। लैंड को पूरी कम्युनिटी के कॉन्सेंट से ही खरीदा या बेचा जा सकता था। अगर सबकी मर्जी होगी तभी कोई हिस्सा इधर उधर लैंड का किया जाएगा, वरना लैंड नहीं बेच सकते या खरीद सकते। पर पोस्ट वैदिक एरा में फिर सिनेरियो चेंज हो गया और अब इंडिया में भी इंडिविजुअल लैंड ऑनरशिप होने लगी, और उसकी किंग का लैंड पे ऑनरशिप आ गया। और उसके बाद फिर मुग़ल एज आ गई। मुग़ल एज में तो पूरी ज़मीन ही लगभग किंग के अंडर आने लगी। उसके बाद ब्रिटिश एरा में लैंड एक सेलेबल प्रोडक्ट बन गया, और ब्रिटिश एरा के अंदर ज़मींदारी सिस्टम चला।
ज़मींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग ये था कि आप जो है कर लेंगे जो लेबरर्स हैं उनसे, और वो ब्रिटिशर्स को देंगे। बदले में वो जो लेबरर्स अनाज उगाएंगे उस अनाज को यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं था। ब्रिटिशर्स मोस्टली वो जो अनाज होता था वो भी नहीं देते थे, टैक्स में ही सब कुछ वसूलने की कोशिश करते थे, और ये बहुत ही एक्सप्लॉइटिव सिस्टम था जो कि बाद में हटाया गया। उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया, और इंडिपेंडेंट इंडिया में लॉज आए लैंड ओनरशिप के, जिसमें कोशिश की गई कि लैंड को फार्मर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। भूदान, ग्राम दान जैसे रिचुअल्स होते रहे रूरल एरियाज़ में। फिर 1991 में एलपीजी पॉलिसीज़ आ गई और रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया में ग्रो होता चला गया। एलपीजी पॉलिसीज़ का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले जानते हैं रियल एस्टेट होता क्या है। रियल एस्टेट पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो रियल प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब है रियल एस्टेट इंक्लूड करता है लैंड और उससे जुड़ी हुई परमानेंटली अटैच्ड प्रॉपर्टी। ये कोई बिल्डिंग भी हो सकती है या कोई हैंडपम्प भी। लैंड का मतलब है ज़मीन का हिस्सा, और इसमें पेड़ पौधे मिनरल भी आते हैं। लैंड में किसी भी तरह का बदलाव जो उसकी वैल्यू को इफ़ेक्ट करे उसे इम्प्रूवमेंट कहते हैं। रियल प्रॉपर्टी में ये सभी इम्प्रूवमेंट इंक्लूड होती है। रियल एस्टेट एजेंट कौन होता है ये जानते हैं अब। रियल एस्टेट एजेंट एक लाइसेंस प्रोफेशनल है जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को अरेंज करता है। इसका काम होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में नेगोशिएशंस करना, यानी कि ये एक बिचौलिया होता है जो कि डीलिंग्स करवाता है। कितने तरह के रियल एस्टेट होते हैं? देखिए ये बहुत तरह के होते हैं। इसकी कैटेगरीज बनाई हुई है काफ़ी सारी, जैसे कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, इसमें आपके हाउसेस, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स ये सब आ जाते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट जिसमें आपके हॉस्पिटल्स, होटल्स ये सब आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट होते हैं जिसमें आपकी फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन और वेयर हाउसेज ये सब आ जाते हैं। और इन्वेस्टर और एनालिस्ट जो ये गहरी नज़र रखते हैं रियल एस्टेट के डेटा पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे देश की इकोनॉमिक्स को डिटरमाइन करता है। अब सबसे कमाल की बात जो आप सब लोग जानना चाहते हो और जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि रियल एस्टेट में हम इन्वेस्ट कैसे करें। तो सबसे पहले तो कुछ रियल एस्टेट हम खरीद सकते हैं डायरेक्टली, ये तो सबको ही पता है, कैश में या फिर ईएमआई पे भी आजकल तो बहुत इजीली फ्लैट्स लोग खरीद रहे हैं। या आप रीट मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी शेयर्स खरीद सकते हैं और इनडायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें शेयर्स की वैल्यू में एप्रिसिएशन हो सकता है और आपको डिविडेंड के थ्रू इनकम मिलेगी। ये शेयर स्टॉक मार्केट पर ट्रेड भी किए जा सकते हैं, जो इनका एक बढ़िया एडवांटेज है। अगर आप रियल एस्टेट के बारे में नहीं जानते हैं तो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो आपके पैसे को चूज़ कर सही जगह पर लगा देते हैं। अब जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर में से एक कैसे बना। इसके 3 रीजंस हैं: टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है रियल एस्टेट सेक्टर को एक लीडिंग सेक्टर बनाने में। देखिए, कैलेंडर 2023 के पहले 9 महीने में 60% रेसिडेंशियल यूनिट्स आए मुंबई, पुणे और हैदराबाद से। इस ग्रोथ के पीछे जो की रीजंस है वो है रो हाउसेस और विलामेंट्स, सस्टेनेबल और टेक इनेबल प्रोजेक्ट्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज और रैपिड अर्बनाइजेशन, रेरा जो कि नया एक्ट है रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, स्मार्ट सिटी मिशन जिसका एम है इस्टेब्लिश करना 100 स्मार्ट सिटीज़ अक्रॉस इंडिया, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। यही सब रीजंस है जिनकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर इतना जल्दी और इतना रैपिड ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है।
चलिए अब एक फन फैक्ट जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मैकडॉनल्ड्स ने अपने ब्रांड नेम से रॉयल्टी नहीं कमाई है। 1956 में हैरी जे सॉनबर्न ने कहा, ओन द रियल एस्टेट दैट फ्यूचर फ्रेंचाइजेज वुड बी बिल्ट ऑन। इसका मतलब था कि वो जानते थे सिर्फ अपना ब्रांड नेम ही काफ़ी नहीं है इनकम के लिए। मैकडॉनल्ड्स का रियल एस्टेट नेटवर्थ कंस्टिट्यूट करता है आज $41 बिलियन ऑफ एसेट्स इन प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। तो मैकडॉनल्ड्स ने काफ़ी सारा पैसा अपने रियल एस्टेट की वजह से भी कमाया है, और ये उनका एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने जो रेस्टोरेंट्स थे उन्हें ऑन करने के बारे में सोचा। इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप बेल आइकन पर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।